इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सुखमनी साहिब का पाठ और लंगर का आयोजन किया गया। पटियाला से आए कीर्तन दल ने गुरुवाणी का गायन कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। पेता काटवा के जैसे खून की खिलाई होली, वैसी होली बेटों के खून से खिलाऊंगा, वैसी होली बेटों के खून से खिलाऊंगा। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कीर्तन और पाठ साहिब के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत आज जिस रूप में खड़ा है वह अनेक बलिदानों की नींव पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह के परिवार के अद्वितीय त्याग से लेकर अहिल्याबाई होलकर और नांदेड़ की ऐतिहासिक विरासत तक देश का इतिहास प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का भविष्य उसके इतिहास से आकार लेता है और समय समय पर समाज में जागृति की आवश्यकता पड़ती है। आदि ग्रंथ में वर्णित उपदेश सभी धर्मों और बलिदानियों का सम्मान करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दिखाते हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात पर बोलते हुए लेखी ने कहा कि भारत 2047 के सपने को तभी पूरा कर पाएगा जब अपनी विरासत को सुरक्षित रखेगा। पड़ोसी देशों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां की समस्याओं को लेकर अनावश्यक भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल और कर्नाटक गलत हाथों में सत्ता रहने से पिछड़ते हैं और आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि रुपए की स्थिरता और निर्यात में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। अंत में उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने का उद्देश्य देश में वीरता और विरासत के प्रति भाव बढ़ाना है, ताकि साहिबजादों का साहस नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहे। उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहन, आज इतना मार्मिक दिवस भी है और साथ में भारत देश आज अगर एक देश के रूप में खड़ा है तो उन सबकी वीरता, कुर्बानी, बलिदान को याद करने का भी दिवस है। कोई भी देश बिना किसी बलिदान के खड़ा नहीं होता, उसमें कुछ शहादत तो होती ही है। और आज का दिन अगर हम याद करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार की शहादत, 9वें गुरु, 10वें गुरु, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को एकजुट होने के लिए और बुराई पर अच्छाई की विजय का पाठ याद दिलाने के लिए सबने कुर्बानी दी। और जब हम उस शहादत को याद करते हैं तो हम भारत के पुण्य भूमि को भी याद करते हैं, जिसने सही समाज में सही अंश हमारे बच्चों से लेकर और आने वाली पीढ़ियों तक जब भी बात होगी तो वर्तमान में भूत को याद करते हुए भविष्य कैसा होगा उसको हम याद करेंगे। और हमारा भविष्य, देश का भविष्य एक जागृत राष्ट्र के रूप में हो,
तो उसमें हम पूरी सिख इतिहास से लेकर और आज मराठों की भूमि अहिल्याबाई होलकर जी की भूमि पर हम उपस्थित है। तो अहिल्याबाई होलकर जी से लेकर और जब गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे, उस इतिहास को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाने का, जिसका मतलब है अन्याय के सम्मुख कभी नहीं झुकने का, जो इस देश की परंपरा है, और समय अनुसार एक जागृति इस देश में पैदा होती है और उस जागृति के माध्यम से समाज अपने आप को जीवित रखता है। यही शायद सनातन परंपरा है। और जब भी बात होगी आदि ग्रंथ की, तो आदि ग्रंथ में भी सब महान पुरुषों की पूरे समाज से जो भी व्याख्यान है, जो भी उस समय के, उस समाज के, उससे पूर्व के जो भी महान व्यक्तित्व के धनी थे, उन सब का जिक्र किया गया है। और वो भी सनातन परंपरा ही है। सनातन परंपरा में कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो समाज के बेहतरी के लिए बात करता है तो हम उसका आदर करते हैं। यही इस देश की परंपरा भी है। लेकिन इस देश की परंपरा को कहीं क्षीण बीण होना पड़ा जब 47 में देश 3 देशों में बट गया। पूर्व पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना और भारत रह गया। और उसी कारण से जो समाज के अंदर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय धर्म युद्ध चल रहा था, चाहे वो भगवान राम का समय था और चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी का समय था, उस धर्म युद्ध के अंदर आक्रांता जो ईमानदार सहिष्णु लोग थे, उनको असहिष्णुता से कत्लेआम कर रहे थे। और इसीलिए समाज एक हुआ और एक होकर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और मीरी पीरी की परंपरा जब शुरू हुई, यानी टेम्पोरल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी वीरता भी और साथ में धर्म युद्ध भी, वो एक ही जगह से चलेगा, ऐसी परंपरा भी सिख गुरुओं के माध्यम से शुरू हुई। और यही हमको देखने को मिला कि आज जब समाज एकत्र होकर, आज प्रधानमंत्री जी जब हम सबको आश्वस्त करते हैं कि विकास भी और विरासत भी, यानी अपने देश की विरासत पर जब तक हम गर्व नहीं करेंगे, अपने देश के इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं और अलग मानकों पर देश को चलाने का प्रयास करेंगे, तो देश देश ही नहीं रहेगा। तो इसलिए देश की विरासत पर हम गौरवान्वित हों और उस विरासत में 9 साल और 7 साल के बालकों की कुर्बानी, बलिदान भी शामिल है, जिसको कभी देश ने पहले उस तरीके से हर बच्चे के मन में ये बात समा जाए कि अन्याय के खिलाफ हमको अपनी आवाज उठानी है और आक्रांताओं के प्रति कभी झुकना नहीं है। और देश को एक रखने के लिए एक जस्टिस, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, तो वो इस देश के डीएनए के अंदर है। और वो डीएनए हमारे संविधान से बहुत पुराना है और वो सदियों सदियों से जीवित है। और वही परंपराएं, वही संस्कार लेकर हम देश की विरासत को जागृत रखें और समाज को एक जागृत समाज बनाएं, ताकि सबके जो मौलिक शिक्षा स्कूल में देने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि वो परिवार से ही बच्चों के संस्कार के रूप में बच्चों को प्राप्त हो। और जैसा भारत का भूतकाल था, वैसा भूतकाल दोबारा ना हो और वर्तमान में हम बेहतरी की ओर बढ़ें, ताकि हमारा भविष्य जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखमय जीवन हो और सब देश समाज एक बेहतरी की तरफ, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो। और 2047 तक जो सपना है एक विकसित भारत का, वो तभी संभव होगा जब हम विरासत को जीवंत रखेंगे। और जीवंत रखने के दृष्टिकोण से ही आज का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। मैं आज मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नगर अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इतने बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। कैलाश भाई साहब को तो आभार कि वो आकर उन्होंने इसमें हम सब का मान सम्मान भी बढ़ाया और उपस्थित भी रहे, और पूरा कार्यक्रम का आयोजन में भी सब सहयोग रहा। और बाकी भी इनकी जो नजरिया है वो भी हम सबके सामने है कि किस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाइट एंड साउंड शो जाना चाहिए, तो ताकि हर बच्चे के मन में
अपने इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़े और हम सब इसी प्रेरणा के साथ अपने समाज को जीवंत रख सकें। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब मोदी जी अक्सर रुपए के गिरने को लेकर कटाक्ष किया करते हैं, अब क्या कहेंगे जब शतक लगाने वाला है? देखिए, अगर इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मैं आप वो पढ़ा तो नहीं सकती क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्फ्लेशन और जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति तो महंगा हो रहा है। हाँ, नहीं, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, जो इंपोर्ट है, तो आप सब मतलब गोल्ड वैल्यू के हिसाब से जब देखा जाता है और बाकी चीजों के हिसाब से जब देखा जाता है, उसको परसेंटेज टर्म्स में देखा जाता है। तो मान लीजिए मैंने 90:1 डॉलर इनहेरिट किया या 80:1 डॉलर इनहेरिट किया। मांग और पूर्ति का नियम। हाँ, मांग और पूर्ति का नियम आयात। मैं भाई साहब बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो है रुपए की कीमत डॉलर के उसमें जब एवरेज में घट रही है या घट रही है, तो समझिए कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमको लाभ मिल रहा है, उस कीमत का लाभ मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखें तो आज भी इन्फ्लेशन जो है भारत में हमने 5% के नीचे रखी हुई है। फूड इन्फ्लेशन, उस समय पर फूड इन्फ्लेशन जो भोजन की कीमतें थी वो 20 पॉइंट तक बढ़ी थी, 20 और 20 के ऊपर। तो आज ऐसी हालत नहीं है। तो जब भी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो रुपए की कीमत एक है, लेकिन रुपए की कीमत के साथ साथ इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट रेट, इंपोर्ट रेट और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके आधार पर। तो आज हम सुरक्षित हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, बहुत सारे उसके आधार पर। रुपए की कीमत एक पक्ष है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोना है भारत में वो बढ़ा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, हमारे इन्फ्लेशन की दर कम हुई है, फूड इन्फ्लेशन की दर कम हुई है। तो आप मतलब एक सोची समझी रणनीति कह सकते हैं इसको। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।